नमस्कार दोस्तों, हमारा जो जीएस का पोर्शन चल रहा है उसमें आज हमें यूनिट 5 का टॉपिक करना है जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। यूनिट 5 के हमारे दो टॉपिक कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसके वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तीसरा जो टॉपिक है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। यूनिट 5 ऐसी यूनिट है जिसको ज्यादातर बच्चों ने नहीं पढ़ा है इससे पहले, क्योंकि किसी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे, पर किंतु हमारे एमपीपीएससी के एडीपीओ सिलेबस में यह है तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। सूचना संचार प्रौद्योगिकी में हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है: सूचना, संचार तथा प्रौद्योगिकी। सूचना यानी इंफॉर्मेशन, संचार यानी कम्युनिकेशन, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। सूचना को संप्रेषण करने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमें इसको देखना है, हमें कुछ चीजें इसको समझनी पड़ेगी, फिर हम उन फैक्टों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या समझनी पड़ेगी कि अगर सूचना संचार प्रौद्योगिकी का बोले कि शुरुआत कहां से हुई, तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई सैमुअल मोर्स के द्वारा टेलीग्राफ के आविष्कार से। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया है? सैमुअल मोर्स के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1832 में। याद रखिएगा, टेलीग्राफ का आविष्कार सैमुअल मोर्स के द्वारा किया गया 1832 में। इसी के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत मानी जाती है। संचार प्रणाली के मुख्यतः तीन अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं? तीन अवयव होते हैं। कौन कौन से? एक संचार चैनल होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। चैनल क्या होता है? संचार चैनल, ट्रांसमीटर, रिसीवर। ये ट्रांसमीटर होता है, ये रिसीवर होता है, और ये जो बीच में इनको कनेक्ट करता है ये होता है चैनल। संचार चैनल यानी माध्यम होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ता है। ट्रांसमीटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो संदेश को इस प्रकार परिवर्तित करती है कि चैनल उसे आसानी से संप्रेषित कर सके। ये इस प्रकार इसको परिवर्तित करेगी अगर आपने कोई मैसेज दिया है कि जो चैनल है इसको आसानी से रिसीवर तक ले जा है। रिसीवर संदेश इसके पास पहुंचेगा, उसको डिकोड करेगी और आपको पहुंचाएगी। एक तरीके से आप मान लीजिए, ए अगर आपको फोन करता है, आप भी हो, तो ए जो है वो जिस डिवाइस का यूज कर रहा है वो ट्रांसमीटर है, आप भी हो, आप जिस डिवाइस का यूज कर रहे हो वो रिसीवर है, और जिस माध्यम से आपके पास कनेक्ट कॉल आ रहा है वो संचार चैनल है। इतना इजी तरीके से अगर हम इससे समझें तो हमारे लिए काफी रहेगा। हमें सिर्फ फैक्ट देखने हैं, हमें इसके डीप में ज्यादा समझना नहीं है। संचार के प्रकार, दो प्रकार के संचार होते हैं। कौन कौन से? सर, पॉइंट टू पॉइंट होते हैं और प्रसारण होता है। पॉइंट टू पॉइंट क्या होते हैं? जिसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर का उपयोग होता है। जैसे मोबाइल, अगर मोबाइल होता है तो पॉइंट टू पॉइंट होता है, एक व्यक्ति कॉल करता है दूसरे व्यक्ति को, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं या ये दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं। एक होता है प्रसारण, जिसमें एक ट्रांसमीटर होता है पर अनेक रिसीवर होते हैं। जैसे रेडियो, टीवी, यहां पर एक व्यक्ति ट्रांसमिट करता है किसी मैसेज को जो काफी लोगों तक पहुंचता है। जैसे रेडियो पे कोई मैसेज आता है तो एक साथ कई लोग सुनते हैं, इसको बोलते हैं प्रसारण। संचार की विधियां, संचार की विधियां, तीन प्रकार की संचार की विधियां होती हैं। सर, किस प्रकार की संचार की विधियां होती हैं? एक होता है सिंप्लेक्स विधि। सिंप्लेक्स विधि क्या होती है? सर, सिंप्लेक्स विधि होती है कि डाटा व सूचनाओं का केवल एक ही दिशा में संचारण होता है। सिंप्लेक्स विधि में डाटा व सूचनाओं का केवल एक ही दिशा में संचारण होता है। मतलब रेडियो है या टीवी है, टीवी में केवल एक ही दिशा में सूचनाओं का संचारण होता है। आप अगर टीवी देख रहे हैं तो आपको जो टीवी में आ रहा है वो ही दिखाया जाएगा, आप अपनी ओर से कुछ उसको नहीं दे पाएंगे। यानी यहां पर वन वे ट्रैफिक है, एक ही दिशा में सूचना का प्रसारण होता है, इसलिए इसे सिंप्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, आप टीवी में जो देख रहे हैं वो आपको दिखाया जा रहा है, आप टीवी को कुछ नहीं बोल सकते। एक होता है फिर अर्ध डुप्लेक्स। अर्ध डुप्लेक्स यानी दोनों दिशा में होता है, यानी आप भी बोल सकते हो, वो भी बोल सकता है, किंतु एक बार में केवल एक ही दिशा चालू रहती है। आपने कई बार देखा होगा, कई प्रकार के फोन होते हैं जहां पर एक व्यक्ति बोल लेता है, फिर अपनी बात को ओवर करता है, फिर सामने वाला व्यक्ति बोलता है वो अपनी बात को ओवर करता है। यानी यहाँ पर दोनों दिशाओं में संचारण तो होते हैं पर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। फिर आता है पूर्ण डुप्लेक्स, जहां दोनों दिशा में बिना रोक टोक के संप्रेषण हो सकता है। दोनों दिशा में बिना रोक टोक के संदेश चल सकते हैं। ये टफ लग रहा होगा पर आप समझ के चलिए कि ये थोड़ा सा हमें इसको समझना पड़ेगा। अभी हमने जो पढ़ा है इसमें सिर्फ थोड़े से फैक्ट थे, इसको हम अगर समझ लेते हैं तो हम इसके सारे फैक्टों को आसानी से कवर कर पाएंगे। हमारे एग्जाम में भी अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको आसानी से कवर कर पाएंगे। सिग्नल क्या होते हैं? विद्युतीय रूप में बदली गई सूचना। सूचना को अगर हम विद्युतीय रूप में बदलते हैं तो उसे सिग्नल बोलते हैं। सर,
सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग तथा डिजिटल। याद रखिएगा, पूछा जाएगा सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, तो सिग्नल सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। एनालॉग में धारा का सतत परिवर्तन होता रहता है, डिजिटल में ये बाइनरी पद्धति पे कार्य करते हैं, 0 और 1 के रूप में। याद रखिएगा। क्वेश्चन आए कि कैलकुलेटर किस सिग्नल पे कार्य करता है, तो कैलकुलेटर डिजिटल सिग्नल पे, याद रखिएगा, डिजिटल सिग्नल पे कार्य करता है। सारे डिजिटल मीटर जितने भी होते हैं वो सब डिजिटल सिग्नल पे कार्य करते हैं। बेड बिट्स, बेड बिट्स क्या होता है? कोई उपकरण जिस आवृत्ति पारस पर कार्य करता है उसे बेड बिट्स कहते हैं। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे वो उपकरण कार्य करेगा उसको उस उपकरण की क्या बोलेंगे? बेड बिट्स बोलेंगे। जैसे टीवी किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है या किस आवर्ती पे काम करता है? आवर्ती और फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है या किस आवर्ती पे काम करता है? टीवी काम करता है 175 से 215 मेगाहर्ट्ज की आवर्ती या फ्रीक्वेंसी पे। दो क्वेश्चन यहां से कवर होते हैं। सर क्या कवर होते हैं? पहली बात तो आवर्ती को किस में मापा जाता है? आवर्ती को ही इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आवर्ती या फ्रीक्वेंसी को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। याद रखिएगा, किस में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। दूसरा, टीवी कितने मेगाहर्ट्ज या कितनी आवर्ती पे कार्य करता है? तो टीवी 175 से 215 मेगाहर्ट्ज या आवर्ती पे कार्य करता है। एफएम, सब सुनते हैं एफएम रेडियो किस फ्रीक्वेंसी पे कार्य करता है या किस आवर्ती पे कार्य करता है? तो एफएम रेडियो 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक या फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। ऐसे ही एक एएम डिवाइस भी होता है। एएम किस आवृत्ति पर कार्य करता है? तो 0.05 से 1.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्य करता है। सेल फोन, मोबाइल फोन हम जो यूज करते हैं वो किस आवृत्ति या किस फ्रीक्वेंसी पे कार्य करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 800 से 900 से लेकर 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज तक, याद रखिएगा, 800 900 से लेकर 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज तक कार्य करते हैं सेल फोन, जो हमारे मोबाइल फोन होते हैं। याद रखिएगा, सेल फोन, मोबाइल फोन किस फ्रीक्वेंसी पर या आवर्ती पर कार्य करते हैं? तो 800 से 900 से लेकर 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज तक। सैटेलाइट फोन 1.62 गीगाहर्ट्ज की आवर्ती, 1.62 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कार्य करते हैं। वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। एक और टर्म आता है इसमें, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? सिग्नल की कम आवृत्ति को ट्रांसमीटर द्वारा अधिक आवृत्ति तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है, इसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन। अगर कोई कम आवृत्ति का है तो उसको अधिक आवृत्ति पर अध्यारोपित किया जाता है, वो मॉड्यूलेशन होती है, वो प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। 3 चीजें होती है, एएम, एफएम, पीएम। आपको इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फैक्ट पढ़ना है। पर मेरे द्वारा कोशिश की गई है कि जो बेसिक बातें आपको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में समझनी चाहिए वो मेरे द्वारा आपको बताई गई हैं। जो हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट जिनको पूछे जाने का सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो हम देखते हैं। भारत में दूरसंचार का विकास पूछा जाएगा। भारत में दूरसंचार का विकास, तो किस प्रकार का विकास रहा है उसको हम देखते हैं। 1851 में प्रथम टेलीग्राफ सेवा शुरू करी गई भारत में। अभी हमने देखा था टेलीग्राफ का आविष्कार 1832 में हुआ था और 1851 में भारत में प्रथम टेलीग्राफ सेवा शुरू करी गई थी। कहां पर? कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक। कहां पर? कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक। कलकत्ता के पास ही है डायमंड हार्बर। कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक प्रथम टेलीग्राफ सेवा 1851 में शुरू करी गई थी। सर, दूरसंचार के विकास को हम यहां से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पत्राचार काफी पहले से हो रहा है। पत्राचार तो मौर्यों के समय से भारत में चल रहा है, पर हम उसको दूरसंचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नहीं पढ़ सकते। अगर हम प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत हुई है 1851 में। 1851 में प्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच प्रारंभ हुई। 1882 में भारत में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की गई। याद रखिएगा, भारत में प्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना 1882 में की गई। कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास 3 स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए। 1922 में बॉम्बे रेडियो क्लब की स्थापना हुई। याद रखिएगा, भारत का पहला रेडियो क्लब कौन सा था? बॉम्बे रेडियो क्लब 1922 में खुला। 23 जुलाई 1927 को आकाशवाणी की स्थापना करी गई थी। आकाशवाणी की स्थापना कब करी गई थी? 23 जुलाई 1927 को। उस समय इसका नाम आकाशवाणी नहीं था, उस समय इसका नाम था
भारतीय प्रसारण सेवा, ठीक है, भारतीय प्रसारण सेवा या इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। याद रखिएगा, भारतीय प्रसारण सेवा या इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। उस समय इसका नाम था भारतीय प्रसारण सेवा या इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसका नाम 1957 में बदलकर आकाशवाणी किया गया और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। AIR ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1957 में करी गई, जब आकाशवाणी का नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी रखा गया और ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1927 में हो चुकी थी, पर इसका तत्कालीन नाम भारतीय प्रसारण सेवा था। 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया और ऑल इंडिया रेडियो की से साथ स्थापना की गई। भारत में दूरसंचार से संबंधित संस्थाएं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में दूरसंचार से संबंधित संस्थाएं, काफी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। पहली जो संस्था और सबसे प्रमुख जो संस्था है वो है ट्राई। सबसे प्रमुख जो संस्था है और सबसे पहली जो संस्था है वो है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी बीच में आप खबर सुन रहे होंगे कि ट्राई ने आदेश दिया है कि मोबाइल फोनों को, जो मोबाइल रिचार्ज वाले 28 दिन के मंथ होते हैं, उसको 28 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का आदेश दिया है। ये किसने दिया है? ट्राई ने दिया है। याद रखिएगा, ट्राई भारत में टेलीकॉम रेगुलेटरी की सबसे बड़ी संस्था है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई है। जितने भी नेटवर्क भारत में काम कर रहे हैं, वोडाफोन हो, जियो हो, एयरटेल हो, सबको रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी है वो है ट्राई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। स्थापना 20 फरवरी 1997। इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष पीडी बघेला जी हैं। याद रखिएगा, वर्तमान अध्यक्ष पीडी बघेला जी हैं। काफी महत्वपूर्ण संस्था है ट्राई। इसके फुल फॉर्म तक पूछे जा सकते हैं, स्थापना का वर्ष तक पूछा जा सकता है। दूसरी जो संस्था है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से संबंधित है वो है विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL। विदेश संचार निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 में हुई थी। भारत में जब पहली बार इंटरनेट की शुरुआत की गई थी तो वो VSNL के द्वारा की गई थी। मैं याद रखिएगा, बी नहीं बोल रहा हूं, वी बोल रहा हूं। विदेश संचार निगम लिमिटेड। 2008 में टाटा कम्युनिकेशन ने इसका अधिग्रहण कर लिया, सरकार के द्वारा सारे स्टॉक्स इसको बेच दिए गए। तीसरी जो संस्था है वो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, यानी MTNL। तीसरी जो संस्था है वो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, यानी MTNL। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1986 में। इसके मुख्यालय भी नई दिल्ली है, ठीक है। महानगर में ये टेलीकॉम नेटवर्क के लिए कार्य करता था। चौथी जो संस्था है वो है भारत संचार निगम लिमिटेड। सबको पता है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 2000 में हुई। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 2000 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसने अपनी ब्रॉडबैंड सेवा सन 2005 में शुरू करी थी और भारत सरकार की कंपनी है जो अभी भी कार्यरत है, BSNL। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। अगली जो संस्था है वो है ITIL, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रियल लिमिटेड। भारत टेलीफोन इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से भी इसको जाना जाता है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रियल लिमिटेड या भारत टेलीफोन इंडस्ट्रियल लिमिटेड। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। सर क्या कार्य करती है? टेलीफोन से रिगार्डिंग उपकरणों का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। टेलीफोन से संबंधित जो उपकरण है उसका निर्माण इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। प्रसार भारती बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको प्रसार भारती बोलते हैं, शॉर्ट रूप में प्रसार भारती बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 23 नवंबर 1997 को। 23 नवंबर 1997 को। सर इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये? क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो जो है और जो दूरदर्शन है, जो सरकारी चैनल है दूरदर्शन, देखा होगा आप लोगों ने, वो प्रसार भारती के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। याद रखिएगा, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती या ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन IBF
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन, माफ करिएगा, फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF, इसकी स्थापना सन 1999 में हुई है। इसकी स्थापना सन 1999 में हुई है। और अगली जो संस्था है वो है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT, इसकी स्थापना 29 मई 2000 में हुई है। 29 मई 2000 में किसकी हुई है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, जो डिस्प्यूट होते हैं उसके सेटलमेंट के लिए और जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है वो है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल TSAT। अभी आपने देखा होगा कई टेलीकॉम कंपनियों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो डिस्प्यूट कहां पर गया था? TDSAT के पास, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 29 मई सन 2000 में हुई है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन ये जनरली किस चीज के लिए कार्य करता है? तो ये ब्रॉडकास्टिंग यानी जो प्रसारण हो रहा है, जो टीवी प्रसारण हो रहा है, उस क्षेत्र में ये कार्य करती है IVF। याद रखिएगा, दो चीजें इसमें आपको पढ़ना पड़ सकता है। IVF के अंतर्गत, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अंतर्गत BCCC यानी BCCC, ये क्या है? यह है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल 2011। नॉर्मली आप न्यूज चैनल बीच में देखते होंगे या कोई सा भी चैनल देखते होंगे तो वहां पर आपको आता होगा कि अगर आपको इसके कंटेंट से कोई समस्या है या फिर आपको ये कंटेंट आपत्तिजनक लगता है तो आप ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ये है BCCC। एक और है BARC, BARC सर क्या है? ये है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। याद रखिएगा, इसकी स्थापना सन 2014 में हुई थी। TRP इसी के द्वारा जारी की जाती है, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के द्वारा TRP जारी की जाती है। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, हमारे जो फैक्ट हैं थोड़े और हैं, उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इसकी एक और क्लास हमारे द्वारा ली जाएगी। तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए। आपको सबसे बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारे द्वारा एक्ट की क्लास भी जल्द शुरू की जाएगी। हमारे द्वारा MP ADPO के जितने भी एक्ट है उनको प्रोवाइड कराने का कार्य किया जाएगा। धन्यवाद।